सर, चूंकि आपने नॉस्टैल्जिया की बात की, तो मुझे लगता है कि चूंकि मैं रेड स्क्वायर पे आज मौजूद हूँ और यहाँ से हम ये लाइव शो आज कर रहे हैं हल्ला बोल का, तो मुझे लगता है अपने दर्शकों को भी जरा सा दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए ये पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप इस हिस्से से ये जो पूरा इलाका है, देखिए ये रेड स्क्वायर का इलाका है। यहाँ पर आजकल क्रिसमस की बड़ी धूम चल रही है, तो ऐसे फ्ली मार्केट्स यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं क्रिसमस में, इस ज़बरदस्त ठंड में, जहाँ आज बारिश भी हो रही है सुबह से, उसमें वो खूब मज़े ले रहे हैं गर्म कॉफ़ी की और हॉट चॉकलेट की। और ये देखिए ये वो हिस्सा जहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट बासिल चर्च को। 16वीं सदी का ये चर्च है, 16वीं सदी का बना हुआ चर्च है और बड़ा आइकॉनिक ये बिल्डिंग है। मतलब अगर आप देखें तो ये वो आइकॉनिक बिल्डिंग है जहां पर सबसे ज्यादा लोग पहुंच रहे फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि जिस खास आर्किटेक्चर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही मुझे नहीं लगता कि आप विश्व के किसी कोने में इस तरह का चर्च देखेंगे जो सेंट बासिल चर्च आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया 16वीं शताब्दी का है ये आइकॉनिक बिल्डिंग, यहाँ की पहचान है। अब ये देखिए ये पूरा आप यहाँ से शुरू से दिखाइए। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विजय, यहाँ से दिखाइए ये पूरा क्रेमलिन है, पूरा क्रेमलिन। और इसमें जो आप पीला वाला हिस्सा बीच में देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, यहीं पर व्लादिमीर पुतिन का घर भी है। ये जो येलो वाला हिस्सा है, पीला हिस्सा, इसी में उनका घर है और यहीं पर उनका दफ्तर भी है। और इसी से आगे ये क्रेमलिन पूरा आगे तक ये जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे इस हिस्से में। एक बार 360 थोड़ा ऊपर ऊपर भी दिखा दीजिए, वो जो आपको एक नौजिया इन इलाकों में जो यहाँ पहले भी आया हुआ वहाँ पर होगा। ये मैरी गो राउंड यहाँ पर चल रहा है, क्रिसमस मन रहा है, इतिहास भी एक साथ है। क्या रूस एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है? व्लादिमीर पुतिन की सोच क्या है रशिया को लेकर, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए व्लादिमीर पुतिन साल 2000 में, मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो एक वक्त पर केजीबी का एजेंट था, और ये सवाल मैं रुबिंदर सचदेवा आपके पास लेकर आ रही हूँ, एक व्यक्ति जो एक वक्त पर केजीबी के एजेंट थे, वो ईस्ट जर्मनी में काम कर रहे थे, ठीक है। वहां से आप सोचिए जब बर्लिन वॉल गिरा, उसके बाद साल 1991 में वो रशिया वापस आते हैं और केजीबी का उनका एजेंट वाला जो काम था वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद देखिए कि 91 में वो वापस आते हैं और रशिया में वो कहाँ जाते हैं? रशिया में वो सीधा पहुंचते हैं, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग में लेनिनग्राड जो एक वक्त पर था, वहां पर सेंट पीटर्सबर्ग, वहीं पर उनका बचपन और शुरुआती दिन भी बीते थे। सेंट पीटर्सबर्ग से वो सीधा पहुंच जाते हैं मॉस्को, लगभग 96 के आसपास। फिर वो बोरिस येल्सिन के साथ काम करते हैं। बोरिस येल्सिन उस वक्त के राष्ट्रपति थे। बोरिस येल्सिन की तबीयत बिगड़ने लगती है, हालात ठीक नहीं रहते हैं, वो उनको पीएम पद पर प्रमोट करते हैं। फिर येल्सिन वापस तबीयत मतलब उनकी दिखाई जाती है, और जो हमेशा ओलिगार्क्स की कहानी आप रशिया के कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं कि वो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, और फिर वो चुनाव जीतने के बाद जबरदस्त जोश के बाद मॉस्को पहुंचते हैं येल्सिन। फिर वो साल 2000 तक यहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई और उसके बाद साल 2000 में राष्ट्रपति बनते हैं व्लादिमीर पुतिन। आप कल्पना कीजिए कि साल 2000 से 2025 तक वो लगातार रूस के एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष बने हुए हैं। बीच में जब राष्ट्रपति वाला मामला क्योंकि 2 बार ही हो सकता है, तब वो बीच में पीएम भी बने थे। मतलब जिसको कहते हैं एट द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट इन रशिया, सरकार में सबसे ऊपर वही रहे, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर है। तो एक बार हमने आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दिया ताकि आप भी हमारे साथ आज रेड स्क्वायर में पहुँच जाइए। बड़ी ऐतिहासिक जगह है ये रशिया की, और रशिया के पूरे इतिहास को अगर आप देखेंगे तो जैसा हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, साल 2000 के बाद तो इस रिश्ते में अच्छी गर्माहट आई और पहले से थी। मतलब हर चुनौतीपूर्ण वक्त पर जब हमें एक ऐसा साथी चाहिए था जो हमारा समर्थन दे, तो वो देश हमेशा रशिया रहा है, विदाउट डाउट रहा है। और यही सवाल लेते हुए रविंद्र सचदेवा आपके पास कि हम रेड स्क्वायर पर तो खड़े हैं और लाल एक वक्त का कम्युनिज्म का वो रंग जो हमेशा रशिया पे हावी रहा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन देखिए काफ़ी ऐसा दौर भी आया जब वो काफ़ी उनका आउटरीच रहा भारत के साथ और प्रधानमंत्री के साथ। आप एससीओ का नज़ारा लीजिए, वो तस्वीरें दिखाइए ज़रा। एससीओ में आप देखिए मतलब एक गाड़ी पर दोनों निकल के एक कार में गए, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खूब चर्चा हुई कि भाई ये पहले से प्लान था या बाद में हुआ, दोनों क्या कर रहे थे। और जब ऐसे रिश्ते होते हैं दोनों देशों के बीच में, जो कि जिसको हम कहते हैं फोर्ज्ड इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में जिसकी नींव रखी गई, तो मौजूदा लीडरशिप उसको कैसे आगे ले जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। रविंदर।
एब्सोल्युटली अंजना जी, नॉस्टैल्जिया की बात हो रही है। 2 पॉइंट्स क्विकली। एक महीना पहले मैं वहीं क्रेमलिन में था, मैं मॉस्को विजिट पे गया हुआ था। एंड 91 और 93 के बीच में 2 साल में मॉस्को और अजरबैजान वगैरह रहा हूँ। सो यस, द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल, एंड पुतिन एज द प्रेसिडेंट, हम्म, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रस्टिंग हैं। बट चैलेंज ये जो है, और अचल सर की बात से मैं सहमत हूं कि हमारे रिश्तों में जान निकली नहीं है, बट आप जो कह रही, मैं उसको बल्कि ज्यादा मानता हूं कि फूकने की जरूरत है जान। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमारे रिश्तों में यस बहुत इमोशनल है, कल्चरल है, स्ट्रेटेजिक है, बट ये रिश्ते बढ़ नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स। अभी हम कहते हैं कि हमारा बायलैटरल ट्रेड, अभी पेस्कोव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रशियन, कि $63 बिलियन है, और हमारा टारगेट है 2030 तक $100 बिलियन करना। अब मुझे कोई ये समझाए, ये जो $63 बिलियन हमारा ट्रेड है रशिया के साथ इस समय, इसमें से 52 बिलियन केवल और केवल ऑयल का है। यूक्रेन वॉर से पहले हमारा मात्र $10-12 बिलियन एनुअल बिजनेस होता था। तो अगर ये यूक्रेन वॉर का और डिस्काउंट का चक्कर ना होता, तो अभी भी हम 15-20 बिलियन पे ही पहुंचे होते शायद। तो हमारा जो चैलेंज है, हमें अपने रिश्तों में हाँ, डेप्थ और विड्थ बढ़ानी है। अभी तक हमारे जो रिश्ते रहे हैं, हैवी लोडेड रहे हैं, टॉप हैवी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G, डिफेंस, न्यूक्लियर हम्म, पावर एंड अब हम्म, ऑयल। इन 3 सेक्टर्स के अलावा हमारी ठीक विड्थ है। नहीं है रशिया इंडिया रिलेशंस की, जो अब इस समय मुझे दिख रहा है। आई एम सेंसिंग रशियन गवर्नमेंट भी मेजरली कोशिश कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी मेजर कोशिश कर रही है। आई एम सीइंग मेनी इनिशिएटिव्स, इनफैक्ट कुछ में मैं खुद इन्वॉल्व हूं, टू प्रमोट रशिया इंडिया ट्रेड एंड कल्चर। हम्म, बिल्कुल। प्रदीप, मैं जल्दी से एक कमेंट आपसे जाती हूँ, क्योंकि प्रदीप जी देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज आज क्या है कि जिन परिस्थितियों में हम इस वक्त मौजूद हैं भारत में, उनमें हमें तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए, देखिए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि रूस यूक्रेन जंग के बाद एक तरफ रूस को घेरने की कोशिश है सैंक्शंस के जरिए, तो भारत को भी कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्ट करने की, हाथ मरोड़ने की कोशिश होती है, जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया। अब इनको कैसे हम सर्कमवेंट करेंगे, हम कैसे इनके बावजूद अपना जो हमारा राष्ट्र प्रथम वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हमको यहाँ से कच्चे तेल खरीदने में हमारे देश को फायदा हो रहा है, हमको आर्थिक स्थिरता मिल रही है, हम तो वही करेंगे जो हमारे हित में है, लेकिन असर तो पड़ ही रहा है सैंक्शंस का। अब ऐसे में चुनौती बड़ी है सरकार के सामने, इसको कैसे हम सर्कमवेंट करेंगे इसको, और क्या हम वाकई रक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई नाराज हो, जिसको कहते हैं ना कि चाहे कोई खुश हो का, चाहे कोई नाराज हो, अगर दोस्ती इम्तिहान लेती है, जैसा लिया गया है पास्ट में इम्तिहान भारत और रशिया के रिश्तों का, तो उस इम्तिहान में हम खरा उतरेंगे और हम डिफेंस के क्षेत्र में जो हमको करना हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ये सब कम से कम आप पूरी तरह से कह सकते हैं डिसाइसिव थे, जो हमने उनसे हथियार लिए, लड़ाकू विमान लिए। अंजना जी, अंजना जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो एक मूल धारा है वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। मैं आपके दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, आप याद करिएगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ उनकी लेमोजीन के अंदर बैठे थे, तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित ये तस्वीर थी। ये जो 23rd एनुअल समिट इंडिया और रशिया के बीच में हो रही है, इसके दो मूल धारा है। लार्जेस्ट मूल धारा है हिंदुस्तान और रशिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाना, जो आज की तारीख के अंदर $68.7 बिलियन का जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है, उसको हमें $100 बिलियन तक पहुंचाना, और साथ में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है उसको $50 बिलियन को क्रॉस करना। इसमें एक एक्सपर्ट ने पूछा कि ये होगा कैसे। हम अभी रशिया के सबसे लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम फार्मा, एग्री और टेक्सटाइल में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आपने बात करी डिफेंस की, S-400 ने ये प्रूव कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि जो रशिया के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड हमारी रिलेशनशिप है, वो हम आगे भी कामयाब रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हम S-500 पे भी चर्चा कर रहे हैं, Su-57 पे भी चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी किसी भी कंट्री के साथ में जो रिलेशनशिप है वो थर्ड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, और ये एनर्जी सप्लाईज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रूव कर दिया है। एक 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये एक स्ट्रैटेजिक और प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। 2000 में जब अटल जी की सरकार थी तब ये एलिवेट हुई थी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, और आज जो पर्सनल केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में है, वो भी मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक हिस्टोरिक टारगेट्स अचीव करने में पॉसिबल कराती है ग्लोबल सिनेरियो में, जहां वल्नरेबिलिटीज और वेरिएबल्स ज्यादा है।
बहुत सारे भारतीय यहाँ से मिल रहे हैं प्रदीप जी, जो हेलो हाई करते हुए जा रहे हैं। रशियंस भी हैं। एक अजीब सी गर्माहट है यहाँ पर भारत और रशिया के रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर, और बहुत मुझे सारी लगता है उम्मीदें हैं, आपके क्योंकि शो के वहां पे कई वाकई ज्यादा भारत ने दर्शक अपनी और फैंस कूटनीति को रूस यूक्रेन जी जी। और प्रदीप जी, चक्कर क्या है कि मतलब लोगों में बड़ा इंटरेस्ट आता है इस बात को लेकर कि रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त भी भारत ने एक जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक एम्बिग्विटी इस मुद्दे पर रखी कि भाई युद्ध का ये समय नहीं है। और ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के बगल में बैठ के कहा कि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ हमने यूक्रेन भी दवाएं भेजी, मदद की हमने। रूस के साथ भी अगर कच्चा तेल और रक्षा का सौदा करना है तो उसमें भी हम आगे बढ़े। तो भारत ने जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उसी पर एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं प्रदीप, क्योंकि प्रदीप जी देखिए, आज जब हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं कि एक दूसरे किसी भी देश के साथ डिपेंडेंट नहीं होना है कि भाई हम इसी पर निर्भर करते हैं, हम सबके साथ रिश्ते रखते हैं, हम मतलब शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम भारत का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो आपसी तालमेल है, वो आप कितना मानते हैं कि अहम हो सकता है इस रिश्ते को आगे ले जाने में? मुझे लगता है अंजना जी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सभी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि एक पर्सनल डिप्लोमेसी, भले वो आदरणीय व्लादिमीर साथ में हो, उन्होंने अपनी एक पर्सनल डिप्लोमेसी के तहत जो है कई हिस्टोरिक डील्स इंडिया ने कामयाब किए हैं। एक बात आपको कहूंगा, रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप इसलिए भी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि यूएनएससी में हिंदुस्तान की परमानेंट मेंबरशिप फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रशिया ने हमेशा से एंडोर्स किया है। तो ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, बायर सेलर की रिलेशनशिप नहीं है अंजना जी। और आप डिफेंस की बात कर रही थी, अब तो हम को डेवलप और को R&D की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ बाय और सेल की नहीं बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे लगता है कि ये जो विजिट है जिसका लार्जर फोकस इकोनॉमिक है, इसमें आप जैसे कई एक्सपर्ट बोल रहे थे, हमारी गैमेट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो काफी बड़ी होगी, और डिफेंस के अंदर भी हम जैसे बढ़ते आए आगे बढ़ने वाले हैं। और एक और चीज आपने फॉरेन अफेयर्स की कही थी, मेरे हिसाब से हमारी हिंदुस्तान की फॉरेन नीति जो अंजना जी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर है, वो एक लीडिंग पावर के अंदर है। हम एक स्विंग पावर या एक वेसल स्टेट नहीं है जैसे पाकिस्तान है, हम एक लीडिंग पावर है, और हमारे हितों के लिए हमें जिस कंट्री के साथ डील करना होता है, हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए उसके साथ में डील करते हैं।